हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। जो सीटेट 2023 का जुलाई 2023 का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग सभी क्लास को जा कर के देखिए। सबसे पहले आप लोग को बता दें 30 में 30 अंक आप कैसे ला पाएंगे। 30 में 30 अंक आपको लाने के लिए सबसे पहले आप इस क्लास को सभी जितने भी क्लास दिया जा रहा है सभी क्लास को देखिए और अपना टाइम पे ज्वाइनिंग लीजिए। 7:30 में आप 7:15 में आपका क्लास डेली इस चैनल पे लिया जा रहा है, तो आप जा कर के इस चैनल को पहले और एक चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले तो 7:15 में आपका क्लास चलता है और यह कंटेंट जो दिया हुआ है पेडागोजी का, किसी भी टेट एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए यह है। सभी टेट जितने भी टेट एग्ज़ाम आता है सभी टेट एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर नंबर 30 में 30 लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और टाइम पे अपना क्लास करते रहिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब आप कर दीजिए, टाइम पे आप लोग को क्लास मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा घंटी को दबा दीजिए, तो आप लोग के साथ समय समय पे यह वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है। एक पाठ्यक्रम को जल्दी से ख़त्म करने के लिए किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उसे जल्दी से उस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, जो स्टूडेंट सबसे टॉप 10 में आता है, जो सबसे ज़्यादा उसे कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जानकारी है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, उससे फटाफट से 1-2 क्वेश्चन करता है और फटाफट से सेशन को आगे बढ़ा देता है, तो जल्दी जल्दी पूरा उस पाठ्यक्रम को पढ़ा करके समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है यह शिक्षक द्वारा जो किया गया यह कार्य किस प्रकार का कार्य है। तो ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित करना। तो यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो यह तो इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। तो विद्यार्थी को समान अवसर देने की उपलब्धियां से वंचित कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। तो फिर भी आगे देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने को प्रभावी करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जब भी विद्यार्थी को समान अवसर देगा और उपलब्धि से वंचित रखता है, यह कार्य जो है जो बच्चों को उपलब्धियों से वंचित रखा जा रहा है। एक दो स्टूडेंट से क्या कर रहा है, जो जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ लेता है और अपने पाठ्यक्रम को जल्दी से ख़त्म करने के दौरान आगे बढ़ जाता है। तो सभी बच्चे, उसमें जितने भी बच्चे, सभी बच्चे तो उस प्रकार से नहीं सीख पाया, तो इस प्रकार वह पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए इस तरह का निर्णय लेती है। तो इस तरह का निर्णय आप लोग को नहीं लेना हो, शिक्षक हो या शिक्षिका। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक आ गया, डिस्क्लोरिया से क्वेश्चन अनेक प्रकार से आता है। तो इसमें आप लोग का 2 या 3 टाइप में क्वेश्चन
रहता है, सभी टाइप सबसे जो निगेटिव क्वेश्चन रहता है ना, उस निगेटिव क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ अंदाज़ा करके अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो वो भी ट्रिक बताएंगे जो किस प्रकार आप क्वेश्चन को लेवलिंग पे ला सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए और सेशन को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आज का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र को समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, यह अगर किसी भी प्रकार का अगर गणित में कठिनाइयाँ होती है, जोड़ करने में, घटाव करने में, या किसी भी प्रकार से अगर कठिनाइयाँ होती है, मैथ में अगर किसी भी प्रकार से कठिनाइयाँ होती है, तो उस स्टूडेंट को डिसकैलकुलिया का शिकायत आता है। तो उस स्टूडेंट डिसकैलकुलिया से पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाधित निश्चित करना। तो किसी भी प्रकार का समय निश्चित नहीं कराना है, यह गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी, विद्यार्थी के दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। तो यही आपका ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी ऑप्शन सी भी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी को निष्प्रेरित करने के लिए जो अतिरिक्त विषय वस्तु जो दिया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल नहीं कराना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया जो है, जो वह गणित से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, अगर गणित में समस्या आती है, उसे जैसे 21 को 12 लिख देता है, 12 को 21 लिख देता है, तो इस प्रकार से अगर गणित में जो अगर उसे समस्या आ रही है, तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, या उसे कह सकते हैं गुणज वैकल्य की से वह पीड़ित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ गया, फटाफट से इसका आंसर बताइए। एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं है। यह क्वेश्चन अगर निगेटिव आता है, देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, अगर निगेटिव क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ आप कर सकते हैं। जैसे निगेटिव क्वेश्चन आया तो आपका आंसर भी निगेटिव में सही होगा। तो पॉजिटिव जितने भी वर्ड है, तो पॉजिटिव के लिए वह पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव निगेटिव अगर वर्ड आप समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो अगर समझ गए तो आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी क्लास को आप देखिए, अगर सभी क्लास को देखते हैं, सभी क्लास को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे, अभी आप लोग को थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ होता होगा, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो होगा, तो दूसरे में कठिनाइयाँ का महसूस करना पड़ता होगा। तो इस तरह से आप लोग को अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग 30 में 30 इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आराम से 30 में 30 ला सकते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आप लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, पीछे का 10 क्लास हुआ है, सभी क्लास को जा कर के देख सकते हैं, और आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
तो आज का क्वेश्चन है, तो एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं है? लाभदायक विद्यार्थी के लिए नहीं है यह पूछा है। तो इसका आप देख सकते हैं स्पर्शिक ग्लोब, तो ये तो लाभदायक है, पॉजिटिव वर्ड है। तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, देखिए जब भी दृष्टिबाधित बच्चे, एक तो स्टूडेंट को देखने में समस्या आ रही है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, जो उसे छोटे अक्षर वाले, जितना खुद का कंटेंट है, जो अभी जिस प्रकार अभी जिसे समझ सकते हैं, अगर जिसे सुनने में अगर कठिनाइयाँ होती है, अगर इस तरह का आवाज़ में अभी बोल रहे हैं और थोड़ा आवाज़ धीमा कर देंगे और उससे दोगुना उससे कम हो जाएगा, तो फिर उससे तो और ज़्यादा कठिनाइयाँ होना शुरू हो जाएगा। वही इसमें देख सकते हैं, उसे तो वह तो खुद दृष्टिबाधित है, वह तो देख नहीं सकता है स्पष्ट, और क्या कर दिया, उसे और छोटे अक्षरों वाली पुस्तक दे दिया। तो और उससे अगर छोटे अक्षर वाली पुस्तक दे देगा तो उसमें तो और ज़्यादा समस्या आ जाएगा और वह उसे आसानी से नहीं पढ़ पाएगा। तो यही आपका लाभदायक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्यामपट्ट सॉफ्टवेयर, अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो श्यामपट्ट सॉफ्टवेयर पर लिखा हुआ कोई भी नंबर या शब्द या किसी भी प्रकार आप समझा रहे हैं, उसे अगर आप पढ़ करके सुना देते हैं तो वह बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि में भी आप अच्छे से, उसमें बड़े बड़े अक्षरों लिखा होता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग रहता है उससे क्या होता है, वह बच्चे स्पष्ट करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर दृष्टिबाधित है तो वही आपका ब्रेल लिपि कहलाता है। तो ब्रेल लिपि का भी सिद्धांत दिया हुआ है, तो सभी आप देख सकते हैं, वो सब भी आप लोग को आगे बने रहिए, आगे सब आप लोग को कराते जाएंगे एक तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग को कहीं भागना नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। एजर्सन दिया हुआ और आपका रीजन दिया हुआ है। एजर्सन और रीजन क्या दोनों सत्य है, क्या दोनों असत्य है, दोनों ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए और अपना आंसर बताइए फटाफट से, इसका क्या होने वाला है। कथन, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो आपका कथन तो सही, बिल्कुल सही लग रहा है, तो कथन आपका सही हो जाएगा। अगर एक शिक्षण के द्वारा आप किसी विद्यार्थी को लिखित सामग्री के साथ अगर उसे श्रवण, अगर उसे लिख कर भी दे रहे हैं प्लस उसे श्रवण वाचन अर्थात बोल कर भी आप उसे सिखा रहे हैं, तो इस प्रकार का शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। तो बिल्कुल ही सही बात है। तो इसका रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, सही विकल्प इसमें आपको चुनना है। तो पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, तो उसमें उसे किस प्रकार का, देखिए जब भी विधि का विकल्प इसमें दिया है, अधिगमकर्ता की ज़रूरत को पूरा कर पाता है, तो बिल्कुल ही सही बात है। आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है। रीजन आपका सही हो जाएगा। तो आपका यह एजर्सन और रीजन दोनों सही है। तो आंसर आप लोग फटाफट से दे सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू द एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या करता है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है।
आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार CBSE जो है इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए आपका सिलेबस फिक्स है, इसी सिलेबस में इसी आधार पर क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्वेश्चन आपका चेंज रहता है। अगर आप लोग उसे सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो निम्न में से कौन सा सृजनात्मक बालक को किस प्रकार का ज्ञान मौजूद होगा? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए यही सब टाइप है क्वेश्चन आने का, इसी टाइप में क्वेश्चन आता है। आपको दे देगा 3-4 ऑप्शन 5 दे देगा, उसमें से क्या सभी सही है या कौन सा गलत है, जो गलत होगा उसको हटा देंगे। तो जो सही होगा तो वो इसमें लिखा हुआ, अगर जो सही होगा उसमें हम टिक कर सकते हैं। देखिए जब भी सृजनात्मक का बात आएगा तो उसमें आपका अपसारी चिंतन आता है, अभिसारी चिंतन नहीं। अभिसारी चिंतन एक प्रकार से देखा जाए तो यह बाहरी अभिप्रेरणा से आता है, तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता होना चाहिए, नवीन अमुख्य उत्पाद की योग्यता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 गलत है, 2 को छुड़ा करके बाकी के सभी सही है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना में 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, तो यह भी आपका एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध विद्यार्थियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए कक्षा के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी को विविध विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो 6 का रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या दिया हुआ है। तो रीजन सही तो लग रहा है, इसका रीजन देखते हैं। एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं के द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो यह भी आपका देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो जब किसी भी बच्चों की सफलता या असफलता को लेकर के अगर पेपर या पेंसिल के द्वारा पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा अगर सही पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आप लोग आंसर फटाफट से बताइए ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए इसमें दोनों सही लग रहा है, दोनों बिल्कुल सही है। कक्षा का मूल्यांकन के लिए शिक्षक को अनेकों विधि का प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। इसमें भी अगर बताया गया है तो यह सही है, लेकिन यह जो है AR की व्याख्या नहीं करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और R दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट से क्या होने वाला है। किसी संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उनके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। तो इस प्रकार की अध्यापिका
किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। एक अध्यापक है जो विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किसी भी उदाहरण को प्रस्तुत कर रही है, जिसमें विद्यार्थी को सबसे पहले एकत्र जानकारी दिया जाता है। जानकारी देने के बाद उसे नियम बताया गया, नियम निर्धारित करने को कहा गया है। तो इस प्रक्रिया अध्यापक किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है, तो देखिए यह जो बताया गया है, सबसे पहले यह आपका एक्सटर्नल दिया हुआ है। यह आपका अध्यापिका जो है सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण पहले उदाहरण दिया। इसके बाद वह उसे एकत्र जानकारी करने के लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अध्यापिका कह रही है। तो उदाहरण दिया, उसके बाद जानकारी को एकत्र करने के लिए वह आगमनात्मक विधि का प्रयोग कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा के नियमन विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। स्वयं ही कठोर या अटल नियमों को निर्धारित करना, विद्यार्थियों को ध्रुव व्यवहार के बारे में भावनाओं को बार बार शिकायत करना, मानदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भड़काना या भड़सना, तो यह भी नहीं होगा। तो मानदंडों और नियमों को स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहभागिता, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर देखिए, स्वयं कठोर, तो यहाँ देखते ही कर देना है, यह भी आपका नहीं होगा। बार बार शिकायत, मानदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को, यह भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ बचता है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें देख सकते हैं मानदंडों और नियमों को स्थापित करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को सहभागिता की तरह इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट से क्या होने वाला है। वह विकल्प चुनिए जो उनके संपदों का सही चुनाव करता है, जिनमें बच्चों के लिए अधिगम पता है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं, जब भी किसी भी स्टूडेंट के द्वारा अगर संदों का यह सही चुनाव करता है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चे ऑप्शन ए में खेल-कूद के माध्यम से, गेम्स एंड प्ले के माध्यम से बच्चे अधिक सीखते हैं, और होम से भी सीखते हैं, घर से भी सीखते हैं, और क्लासरूम से भी सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं लिखा हुआ है नोट। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन है, आपका आंसर भी निगेटिव होने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करने के लिए छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव बात है, आपका ये सही है। समस्या को
हल करने के लिए विद्यार्थियों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही बात है। इस प्रकार अगर समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी के द्वारा विचार मंथन कराया जाए, उसे उत्पन्न किया जाए, तो उत्पन्न करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो यह आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका बी सही हो जाएगा। तो इसके बाद सी देखते हैं। तो सी है समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षा सामग्री प्रदान करना चाहिए। तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, हर समस्या के लिए एक जैसी ही विधि पूर्वक चरण दर चरण की प्रक्रिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इस प्रकार का प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रकार का प्रक्रिया देखिए, इसमें हर समस्या को एक जैसा ही पूर्ण निर्धारित करने के लिए चरण दर चरण इस्तेमाल करने पर बल देना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर यह डी गलत हो जाएगा। बाकी के सभी आपका सही है। तो इसमें पूछा गया ही निगेटिव क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपका आंसर निगेटिव वाला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सही है, लेकिन पूछा ही क्वेश्चन ही पूछा गलत है, तो आप इसका आंसर भी गलत ही देंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसी प्रकार आप समझते रहिए किस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सभी सेशन को देखिए। सेशन को देखने के बाद लास्ट में आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो पता चलेगा जो हाँ उस चैनल से जुड़े थे तो हमारा सीटेट अच्छे तरह से क्लियर हो गया है। तो अगर इस प्रकार अगर चलिए आगे आ गया है। आप लोग अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। टाइम पे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं। नहीं, इसके बाद अगर सब्सक्राइब सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चन से बारीकी से समझते जाएंगे और करते जाएंगे। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी कक्षा कक्ष का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाए, तो यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की संरचना के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा के बच्चों अधिगम के अवरोधक हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार सेटअप किया जाता है और क्वेश्चन निगेटिव पूछा। अवरोधक का मतलब होता है रुकावट। अधिगम का अवरोधक का मतलब होता है रुकावट। ऐसा कौन सा विचारात्मक शिक्षक जो ऐसा विचारात्मक बच्चों को जो है अधिगम करने से अवरोधक कराया जा रहा है, रुकावट किया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको आप लोग देखिए ध्यान से। त्रुटि अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो हिस्सा तो है, बिल्कुल सही बात है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जा कार्य है, नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। त्रुटि अधिगमकर्ताओं के लिए संकल्पनाओं समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, तो बिल्कुल सही है। अगर त्रुटि करता है तो उस त्रुटि के माध्यम से आगे संकल्पनात्मक में समझ आती है और अंतरालों की जानकारी भी प्राप्त होती है। अनेक गतिविधि के द्वारा आप सीख सकते हैं। अगर आज गलती किए तो कल आप ज़रूर सही कीजिएगा।
है। अगर आज आप 20 क्वेश्चन में अगर 10 से क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं तो आगे चल के अगर क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो आप 15-20 इस तरह से सभी क्वेश्चन को सही करना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है जो त्रुटि को किसी भी संकल्पनात्मक के अंतराल में अगर जानकारी दी जाती है तो इस प्रकार पहले तो त्रुटि किया जाता है। त्रुटि अगर एक बार हो गया तो फिर उस त्रुटि को आप लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बच्चे को एक्टिविटी कराना है आप लोगों को। आप लोग भी एक समय में टीचर बनिएगा। अभी से अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना ज़रूर एग्जिट पक्का करना है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, अधिगमकर्ताओं के डांट के भय से बिना त्रुटि करने का मौका मिलना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का डांट या भय के द्वारा त्रुटि का विश्लेषण, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना लिखा हुआ है, बिना डांट भय के त्रुटि के विश्लेषण करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को कभी भी डरना या डांट किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, उसे आगे एक्टिव रखना है, हमेशा वे स्टूडेंट को एक्टिव रखना है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यहाँ पे पूछा आपका गलत है, जो कि गलत ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कभी भी स्टूडेंट को अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य नहीं है। तो वह बच्चों को हमेशा त्रुटि करके ही तो बच्चे सीखते हैं। आज त्रुटि करेंगे तो कल उस चीज़ को ज़रूर सुधारने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, गलत ही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आप लोग बताइए आंसर क्या होने वाला है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों से सहायता लेती है। तो विभिन्न अपने आप से वह दृढ़ करता है अधिगम को। यह स्व अभिप्रेरण हो गया, अपने आप आंतरिक अभिप्रेरण हो गया, यह बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, नगद इनाम पाने के लिए रैयान एक परियोजनाओं के विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो यह नगद इनाम पाने के लिए कोई बाहरी अभिप्रेरणा आपका हो जाएगा, ये भी आपका सही है। तो अगला आंसर भी देखते हैं, ऑप्शन क्या है। सितारा अपने स्वयं संतोषों के लिए, वह अपने से बड़ों को स्वयं संतोषों के लिए यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, यह तो होगा नहीं। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपने क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का यह नियमन रूप से अभ्यास करता है या खुद अपने से कर रहा है, अपने से एक्टिविटी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा के लिए। तो आपका बाहरी प्रेरणा आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा जो दिया हुआ है इसके द्वारा। तो आपका भी सही हो जाएगा। रायना के द्वारा यह निर्णय लिया गया, यह निर्णय जो वह अपने इनाम पाने के लिए इस प्रकार की वह परियोजना को विभिन्न स्रोतों से वह खोज कर रही है। तो यह आपका बाहरी अभिप्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव विद्यार्थी के प्रदर्शन के नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता, संज्ञान। संज्ञान सही है लेकिन प्रतियोगिता नहीं होगा। संज्ञान और संवेग बिल्कुल सही बात है। इसमें कोविड-19 के महामारी में आप लोग देख सकते हैं कितने महामारी के द्वारा क्या होता है, जो सभी अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, इसके अनुसार बहुत इफेक्ट पड़ा पूरे देश भर में। तो यह जो आपका दिया हुआ है नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। तो निम्नलिखित में से यह पूछा है जो किस प्रकार के संबंध को स्थापित करता है, तो यह आपका हो जाएगा संज्ञान और संवेग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और इसमें आपका भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम, आप जिस भी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए दोनों मीडियम में लेकर के आता हूं। तो आप सभी जिस मीडियम में पढ़ाई करते हैं उस मीडियम में आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक केंद्रित निर्देश, पाठ्यक्रम द्वारा निर्देश, पाठ्य पुस्तक केंद्रित स्व निर्देश। तो आपका आंसर हो जाएगा जब भी अधिगम के लिए अधिक सार्थक और प्रभावी होता है, यह अगर पूछा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। और उसमें अगर देखा जाए तो स्व निर्देश, अपने आप से वह निर्देश करती है, अपने आप से लर्निंग करती है, तो इस अनुसार वह अपने आप से सीख सकती है अनेक प्रकार से वातावरण में जाकर के, किसी भी परिस्थिति में हमें जाकर के। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और फिर 5 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल से। फटाफट आगे इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। तो निम्न विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन विकासात्मक कार्य, विकासात्मक अस्थायी, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। जब भी विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा पूछा जाए तो उसमें बच्चे जो है उस कार्य को अपने अनुसार करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ टास्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आज का यह लास्ट ऑफ 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो विकास डैश, विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा जाता है, बिल्कुल सही बात है। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जिसे सीमा पथ विकास का क्षेत्र नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रोक्सोमोडिस्टल कहते हैं। जिस प्रकार शीर्षोभूमुखी, अगर हिंदी में कहेंगे तो शीर्षोभूमुखी, सिर से ऊपर से लेके नीचे की अगर जाएगा तो सिर से पैर की ओर जाएगा, तो उसे कह सकते हैं शीर्षोभूमुखी। हिंदी में बहुत सारा नाम, अनेक पर्यायवाची नाम है। इंग्लिश में आपका प्रोक्सोमोडिस्टल कहा जाता है इसको। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें नीचे से ऊपर की ओर है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है। वातावरण कारक को प्रभावित नहीं करता, वातावरण कारक को प्रभावित करता है, वातावरण से ही वह सीखते हैं। इस प्रकार आपका डी भी गलत हो जाएगा। ये ही सही है, जो कि मध्य बिंदु से बाहर की ओर जाता है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका एजर्सन से आ गया, एजर्सन और रीजन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है आप लोग फटाफट से बताइए। संज्ञानात्मक विकास के मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकास होता है, यह ठहर जाता है। फिर तर्क दिया हुआ है,
मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ों नहीं सीख सकते, यह विकल्प चुनिए। आपका दोनों ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें। संज्ञानात्मक विकास के मध्य बालिका तेजी से विकसित होती है और ठहर जाती है, तो यह कोई सही नहीं होगा। तेजी से विकसित, कभी तेजी से कभी धीमी, इस प्रकार अगर विकास का चलता है, कभी देख सकते हैं पूरा धीमी हो जाता है, कभी पूरा तेजी से, इस प्रकार से धीमी तेजी अनेक प्रकार से कभी चलते रहती है विकास। तो आपका ऑप्शन कथन गलत हो जाएगा। रीजन को देखा जाए तो मानव मध्य बाल्यावस्था चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। नई चीज़ें अनेक प्रकार से वह सीख सकते हैं। कभी विकास जो है वह मल्टी डायमेंशनल है, अनेक विधियों से यह सीखा जा सकता है। विकास कभी भी एक समान नहीं चलता है, कभी आपका विकास ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत कम होता है, फिर कभी ज़्यादा होता है, फिर कभी बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार विकास चलते जाता है, यह निरंतर की प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही और आर गलत। नहीं, ये गलत हो, सी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड आर गलत। ए एंड आर द फॉल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड आर फॉल्स। तो इस प्रकार आपका 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला। विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक प्रिय नृत्य, किसी एक नृत्य के में भाग लिया है। वह किस प्रकार, किसी भी सब क्षेत्र का अपना अपना नृत्य होता है, उसमें बताया गया रियलिटी शो को दर्शाया गया है। 8 वर्ष की एक सना है जो एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। तो यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश भूमिका को दर्शाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन धार्मिक संस्थाएं, परिवार, मीडिया, विद्यालय। तो आपका हो जाएगा इसमें, जब भी इस प्रकार किसी भी प्रकार का नृत्य को अगर उस पर टिप्पणी करता है दूसरे के नृत्य पर, तो वह अपने किसी भी प्रकार से वह देखा जाए तो वह मीडिया के द्वारा ही किया जाता है, या टीवी में देखेगा नृत्य फिर उस पर टिप्पणी करेगा। किसी भी प्रकार से अगर वह मीडिया से ही रिलेटेड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को क्रम में लाने की योग्यता पा लेते हैं। तो ऐसा कौन सा अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया, उस अवस्था में बच्चे उसे कर्म में लाने के लिए वह योग्यता पा लेते हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है, तो 4 स्टेजेस है, तो उसको याद रख सकते हैं SPCF के द्वारा। इसका हो जाएगा सेंसरी, मोटर स्केल, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इस चारों को आप लोग SPC के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इसमें सेंसरी मोटर स्केल में आ जाता है जन्म से 2 वर्ष, इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 7 से 11 वर्ष, इसके बाद फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 11 से ऊपर की और 11 प्लस कर सकते हैं, 11 प्लस
आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इस तरह से आप जीन पियाजे के दिया हुआ है 4 स्टेज, तो इसमें संवेदन, पेशीय पूर्व, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल की अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चे अपने किसी भी कार्य को क्रम में सीखना, क्रम में लगाना सीख जाते हैं। जिस प्रकार छोटा किसी भी प्रकार का छोटा वस्तु है तो उस वस्तु को क्रम में इस प्रकार से वो लगा सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा लास्ट में इस प्रकार से उसे क्रम में रख सकते हैं। तो यह अवस्था कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका कितना 20 ऑफ कितना सही कर पा रहे हैं, तो सभी का आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग इसका आंसर बताइए कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे आप लोग कितना सही कर पाए हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग कितना सही कर पाए हैं 20 में, तो इसका आंसर आप जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का वीडियो यहीं हम इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि सभी आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग से कभी नहीं छूटने वाला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए